SMCF चैप्टर 17 वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएटरी वाला। पहला क्या इसमें बात करें, इंटरमीडिएटरी। सर इंटरमीडिएटरी क्या होता है? इंटरमीडिएटरी कोई बिटवीन अ पर्सन जो एक्ट करता है एज अ रिकन्सिलिएशन और एग्रीमेंट। और ऐसे ही सेबी इंटरमीडिएटरी कौन होता है? सेबी इंटरमीडिएटरी वो होता है जो स्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन किसके अंदर, इन्वेस्टर, इशूअर और रेगुलेटर। सेबी इशूअर इन्वेस्टर के बीच में जो लिंक इस्टेब्लिश करता है उसे सेबी इंटरमीडिएटरी कहते हैं। और मार्केट इंटरमीडिएटरी, इशूअर, इन्वेस्टर, रेगुलेटर, सर एक ही सी बात है। तो ये सब इंटरमीडिएटरी की बात होगी। और सर ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केट इंटरमीडिएटरी के इसके अंदर, इस चैप्टर में ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं असेट किसकी, क्लाइंट्स की। किस लिए? इंसॉल्वेंसी रोकने के लिए। मतलब ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी ऑफ अ इंटरमीडिएटरी ये क्लाइंट की असेट को प्रोटेक्ट करेंगे और गार्ड करेंगे इंटरेस्ट क्लाइंट का, गार्ड करेंगे क्लाइंट इंटरेस्ट का सेकंड डिस्ट्रप्शन से, और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस करेंगे, और ये फेयर एंड इंटेलिजेंट डीलिंग्स करेंगे। ये हुए आपके ऑब्जेक्टिव। अब बात आई कौन कौन से इंटरमीडिएटरी है। सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है, पोर्टफोलियो मैनेजर है, मर्चेंट बैंकर है। पहला कहाँ से शुरू करते हैं? इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र कौन है? इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र मीन्स अ पर्सन। सर मीन्स अ पर्सन मतलब ये बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है और ऑब्वियसली नेचुरल भी हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र मीन्स अ पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन engage in the activity of providing investment advice service। किसको देता है ये सर्विस? सर देता है किसको? क्लाइंट को, पर्सन्स को, ग्रुप ऑफ पर्सन्स को। और ऑल्सो इंक्लूड द पर्सन जो हु होल्ड आउटसेल्फ हिमसेल्फ एज अ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। सर सर्विस इन रिलेटेड टू बाइंग, सेलिंग एंड अदरवाइज डीलिंग्स इन सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। एंड ऑल्सो सर्विस इन रिलेटेड टू पोर्टफोलियो जो कंटेनिंग करता है सिक्योरिटीज़ और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। और ये जो सर्विस देगा वो बेनिफिट के लिए देगा क्लाइंट के, और इसके अंदर इंक्लूड होता है फाइनेंशियल प्लानिंग्स ऑल्सो। सर अगर किसी को भी पर्सन को या तो एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र काम करना है या तो वो होल्ड आउट हिमसेल्फ एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र वो नहीं कर सकता अनलेस वो सेबी से रजिस्ट्रेशन ना ले। बट देयर आर सर्टेन एग्जेम्पशन कि आपको सेबी से आरसी नहीं लेनी पड़ेगी टू एक्ट एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अगर आप इन सब काम करते हो। सर कौन कौन से काम करते हो? अगर आप नॉन सिक्योरिटीज़ प्लस अदर रेगुलेटर से रेगुलेट होते हो, नॉन सिक्योरिटीज़ की एडवाइस देते हो प्लस अदर रेगुलेटर से रेगुलेट होते हो, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। दूसरा, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, इंफॉर्मेशन एडवाइस दे रहे हो बाय न्यूज़पेपर, मैगजीन, ब्रॉडकास्टिंग, न्यूज़ चैनल और टीवी और एनी अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो लार्जली अवेलेबल है पब्लिक पर, तब भी आपको नहीं देना। और अगर आप जनरल कमेंट दे रहे हो गुड फेथ में, मार्केट के ट्रेंड्स के देख के एडवाइस दे रहे हो, तो आपको नहीं करवाना। अगर आप अगर आपका काम है आप एंसिलरी टू, आप अपने काम से एंसिलरी टू एडवाइस दे रहे हो इन्वेस्टमेंट वाली, तो आपको नहीं करवाना। सर और कौन इसके अंदर आते हैं? इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी आते हैं। तो इसके अंदर मतलब कौन कौन आते हैं? पोर्टफोलियो मैनेजर आते हैं, पेंशनर फंड आते हैं, म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, ICAI, ICSI, CMA, CS, सॉलिसिटर फर्म, लॉ फर्म, ये सब आते हैं इसके अंदर। और अगला कौन एग्जाम्पल है? अगर आप सर्विस दे रहे हो आउटसाइड वाले, एक्सक्लूसिवली आउटसाइड द पर्सन ऑफ इंडिया, बट अगर आप NRI को और PIO को दे रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। ख़त्म, ये हो गई आपकी एग्जाम्पशन पूरी। और ग्राइवेंस रिग्रेशन। सर इसमें ना IA को ग्राइवेंस रिग्रेस करना है, तो इसको एक प्रॉम्प्टली मैनर बनाना है कि जल्दी से जल्दी क्लाइंट का ग्राइवेंस रिड्रेस करे, और उसके बाद एक प्रॉपर एडिक्वेट प्रोसीजर होना चाहिए फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्राइवेंस। ठीक है। और अगर नहीं हो पा रहा तो स्कोर एक प्लेटफॉर्म था, याद करो हमने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था कि स्कोर से सेबी के द्वारा हम कर सकते हैं, तो हम स्कोर पे भी क्लाइंट जा सकता है फॉर रिड्रेस का इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट। अगला आता है की पैरामीटर। सर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ना एडवाइस देने से पहले की क्या क्या की पैरामीटर आपको चेक करेगा इन्फॉर्मेशन एडवाइस देने से पहले। तो पहला आता है आपका रिस्क प्रोफाइलिंग। रिस्क प्रोफाइलिंग करेगा। ये रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे होती है? इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बिफोर एडवाइस देने से पहले इन्वेस्टमेंट वाली कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा। इन्फॉर्मेशन इन द वे ऑफ एज, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड आपकी इनकम डिटेल्स, आपकी करंट बोरिंग्स, करंट एसेट एंड लायबिलिटीज़ एक्सेट्रा, और आपका रिस्क एपेटाइट लेवल कितना है। सर रिस्क एपेटाइट लेवल मतलब आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल कितना है। आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग होने के बाद भी रिस्क प्रोफाइलिंग के बेस पे आपको
सुटेबिलिटी, जो सुटेबिलिटी आता है सेकंड प्रोसेस है। सुटेबिलिटी क्या होता है, जो आपने रिस्क प्रोफाइलिंग करी, आपने मतलब क्लाइंट का रिस्क देख लिया, उसी हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट की उसको एडवाइस देनी है, स्कीम बतानी है, और डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होगा ये, उसको आपको रिस्क बताना है, आपको रिटर्न बताना है, और ये इंश्योर करना है कि क्लाइंट को इतना तो पता है कि उसका खुद का एक्सपीरियंस कितना है, और वो ये एडवाइस मतलब इसमें वो इन्वेस्ट कर सकता है कि उसको ऐसी एडवाइस मिली है ना उसके रिस्क प्रोफाइलिंग के। फिर उसको डिस्क्लोजर देने होते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को। सर डिस्क्लोजर क्या होता है, डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। सर रेगुलेट तो सही कर रहा है, वो एडवाइस दे रहा है, पर उसको डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं दो बेस पे, प्रोस्पेक्टिव और क्लाइंट बेस। सर प्रोस्पेक्टिव मतलब पब्लिकली एट अ लार्ज, बट क्लाइंट बेस जो उनसे एडवाइस ले रहा है पर्सनली पैसे दे के फीस वीस लेके, वो उसको देता है क्लाइंट बेस। सर प्रोस्पेक्टिव जो पब्लिकली अवेलेबल होती है, इसके अंदर कौन कौन सी, ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन, टर्म्स एंड कंडीशन, अफर्मेशन, डिसिप्लिनरी एक्शंस और एनी अदर एडवाइस जो जिससे कि हमें दिखाए कि वेदर टू इन्वेस्ट इन आईए और नॉट। अब क्लाइंट बेस में अपनी होल्डिंग और अपना इंटरेस्ट बताता है किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में, कि मेरी होल्डिंग क्या है, मेरी वहाँ पे स्टैंड क्या है, कि मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है उस उधर। दूसरा वो सारे बेनिफिट्स बताएगा, सारे लॉस होल्डिंग बताएगा कि इससे क्या क्या रिलेटेड, और सारे डिस्क्लेमर्स देगा, सारी डिस्क्रिप्शन बताएगा एक एक करके कि ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट की ये डिस्क्रिप्शन है, या आगे जाके ये सब बता सकता है। ठीक है, ये सब बताएगा। अब आता है इसमें ना, सेबी ने एसआरओ को डेजिग्नेट कर रखा है कि जो इनको आईए को रेगुलेट करेगा। तो उनका काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, आईएएस को मॉनिटर करना, पीरियोडिकली फाइलिंग करना, रिट्रेस करना, अगर एनालिसिस को पेनल्टी फाइन भी लगा सकती है, इतनी पावर दे रखी है सेबी ने। फिर क्या है, हाँ फिर आई थी है सेबी की अमेंडमेंट आई रेगुलेशन 2020, सेबी अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020। पब्लिक से पूछा सेबी ने कमेंट ली, तो पब्लिक के अराउंड फिर उन्होंने 2020 में ही जनवरी में पब्लिक कमेंट के लिए डाला कि क्या क्या लानी चाहिए, और उधर ही तभी उन्होंने अमेंडमेंट भी उसी साल निकाली। इसके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट आई, पहला इस सेबी ने क्या करा, जो इनकी ना कि अब एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस नहीं दे सकता, और नॉन इंडिविजुअल एडवाइज़र दे सकता है, बट एट अ क्लाइंट लेवल सेग्रीगेशन एट ग्रुप लेवल। क्लाइंट लेवल सेग्रीगेशन एट ग्रुप लेवल, जिसमें दोनों एक्टिविटी कौन सी, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और डिस्ट्रीब्यूटर वाली दोनों अलग अलग होंगी, और इसमें आर्म लेंथ रिलेशनशिप होगा। दूसरा, जो ये इम्प्लीमेंटेशन सर्विस दे सकते हैं ये लोग, बट उसके लिए कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉस्ट चार्ज अलग से नहीं करेगा, और एग्रीमेंट इज़ मैंडेटरी क्लाइंट से। क्यों, क्या हमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है यहाँ पे, इसलिए एग्रीमेंट हम यहाँ पे मैंडेटरी करते हैं। फीस क्या होती है, चार्ज करता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, या तो 1.25 लाख या तो 2.5% ऑफ असेट अंडर एडवाइस पर क्लाइंट पर एनम। सर बढ़िया, ये सब हो गया। अब लाइबिलिटी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। सर अगर आईए कॉन्ट्रावेन कर रहा है कुछ भी, या फिर आईए कॉन्ट्रावेन कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा, गलत दे रहा है, या फिर कोऑपरेट नहीं कर रहा, या तो रिड्रेस नहीं कर रहा, तो वो इस जो भी रेगुलेशन में पेनल्टी फाइन होगा वो उसको चुकाना पड़ेगा। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आईए की, मेन तो यही है। सर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आईए की, मैं बताता हूँ। पहला, फिड्यूशरी होना चाहिए, कैपेसिटी में काम करना चाहिए, और कोड ऑफ कंडक्ट देखेगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो अराइज हो रहा होगा तो वो भी क्लाइंट को डिस्क्लोज करेगा। और अगर कोई कमीशन चार्ज नहीं करेगा अदर देन अ पर्सन क्लाइंट से, मतलब क्लाइंट से तो लेगा ही ऑब्वियसली, बट अदर देन क्लाइंट से कोई क्लाइंट नहीं लेगा। और जो इन्वेस्टमेंट जो उसका क्लाइंट है उसकी इन्फॉर्मेशन किसी को भी शेयर नहीं करेगा अनलेस अदरवाइज़ कोई कोर्ट या मांग रही है, कोई लीगल वाला मांग रहा है बंदा। और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ना केवाईसी नॉर्म फॉलो करेगा, कोड ऑफ कंडक्ट और ये एप्लीकेशन वगैरह फाइल करेगा, कंप्लायंस पूरे करेगा। और कंप्लायंस जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ना प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, मतलब वही डिस्ट्रीब्यूटर टाइप का काम नहीं कर सकता। और जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होता है ना, जैसे मैंने आज इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ने किसी को सर्विस दी, मतलब इसको एडवाइस दी कि तुम वहाँ पे इन्वेस्ट कर देना, सेल कर देना, तो वो सेम एक्शन उसी कंपनी में अलग नहीं कर सकता 15 दिन तक। मतलब एग्जांपल देता हूँ, मैंने तुम्हें बोला कि तुम इसका शेयर बेच देना, मतलब इसके शेयर खरीद लेना, ठीक है, तो खरीद लेने को बोला है। अब उसके 15 दिन के अंदर ना मैं उस कंपनी में अगर मेरी होल्डिंग है तो मैं उसको वहाँ से सेल नहीं करूँगा, ठीक है। और अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का कंट्रोल चेंज करना है तो उसको सेबी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी।
ये सब हो गई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखते हैं एप्लीकेबिलिटी। सर एप्लीकेबिलिटी मतलब आपको अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ऐसा एक्ट करना है तो आपको क्या क्या काम पूरे करने पड़ेंगे, क्या क्या काम पूरे करने पड़ेंगे। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपकी नेटवर्थ 5 लाख होनी चाहिए, और अगर आप नॉन इंडिविजुअल हो तो आपकी 50 लाख होनी चाहिए नेटवर्थ। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एंड और NISM का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप नॉन इंडिविजुअल हो, और हाँ ये जो सर्टिफिकेट वाला अगर कोई रिक्वायरमेंट बाद में चेंज होती है ग्रैंडफादरिंग प्रोविज़न, वो इंडिविजुअल पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है सर। और मेन चीज़ ये है कि एप्लीकेबिलिटी के अंदर मेन चीज़ मतलब लास्ट पॉइंट ये है कि एप्लीकेबिलिटी इन्वेस्टमेंट है 5 लाख 50 लाख, चेंज वेंज से कुछ नहीं होगा, ग्रैंडफादरिंग प्रोविज़न अप्लाई नहीं होते इन पे, और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, और हाँ फीस बता दी, और फीस वगैरह बता दी मैंने इसमें। ठीक है, यही सब इसकी एप्लीकेबिलिटी है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। हाँ अगर आप इंडिविजुअल हो और अगर आपके क्लाइंट 150 से ज़्यादा है तो आपको मैंडेटरी हो जाएगा आप एज अ नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट लो। सर नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्ट में कौन मेन बंदा होता है, एक प्रिंसिपल ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता है। ये एप्लीकेबिलिटी भी ख़त्म हो गई, तो सारी चीज़ें मैंने निपटा दी लाइबिलिटी। अब आगे हम किस पे, अगले इंटरमीडिएट। सर अगला इंटरमीडिएट कौन है, पोर्टफोलियो मैनेजर। पोर्टफोलियो मैनेजर कौन है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। पोर्टफोलियो मैनेजर एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, एडवाइस करेगा, अंडरटेकिंग करेगा। इसको इन्वेस्ट क्लाइंट की सर्विस मतलब क्लाइंट को डायरेक्ट करेगा, क्लाइंट के एसेट डायरेक्ट अंडरटेकिंग और एडवाइस करेगा। किस चीज़ को, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट किस चीज़ की, फंड की, असेट की और गुड्स की। इसके अंदर पोर्टफोलियो मैनेजर कौन कौन से होते हैं, 2 टाइप के, डिस्क्रिमिनेशनरी नॉन डिस्क्रिमिनेशनरी। सर डिस्क्रिमिनेशनरी कौन होता है, जो अपनी एट द विल ऑफ द कुछ भी एक्सरसाइज कर सकता है, मतलब मैनेज क्लाइंट का कोई भी सिस्टम में इन्वेस्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंट है वो, एज़ पर क्लाइंट की नीड वो कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बट एज अ नॉन डिस्क्रिशनरी जो पहले पूछता है क्लाइंट से और एज ऑन ऑर्डर ऑफ क्लाइंट वो तभी एग्जीक्यूट करता है अपने सारे काम। कुछ भी हो, डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी, एग्रीमेंट हमेशा होगा। बढ़िया। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर ये PM को ना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। सर बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या आता है, ऑडिटर रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और P&L बैलेंस शीट। कब तक मेंटेन करना है, 8 साल तक मेंटेन करना है। एंड PM पोर्टफोलियो मैनेजर को ना, हाँ इनका पहले फीस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सबसे मेन ये है। सर इनका फीस का स्ट्रक्चर क्या है, पहले तो ये एडवांस फीस नहीं ले सकते, याद रखना। बट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एडवांस फीस ले सकता है अप टू 2 क्वार्टर तक की, बट पोर्टफोलियो मैनेजर एडवांस फीस ले ही नहीं सकते सर। और इनका पहले से एग्रीमेंट क्वांटम ऑफ फीस डिसाइड होगा। और कैसे फीस ले सकते हैं, या तो फिक्स फीस, या तो रेगुलर फिक्स फीस, या परफॉर्मेंस बेस, या रेगुलर, और यह कंबाइन इनका रेगुलर मतलब फिक्स और परफॉर्मेंस बेस, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये फीस ले सकता है। अब सबसे मेन आता है इसके अंदर पोर्टफोलियो मैनेजर के अंदर PM रिपोर्ट। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। PM रिपोर्ट के अंदर आपको ना मतलब उसको डिस्क्लोज़ करना पड़ता है, किसको, PM को, क्लाइंट को, क्या कि आपका वैल्यू और कंपोजिशन ऑफ पोर्टफोलियो, आपकी डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनिट्स गुड्स सिक्योरिटीज़, आपकी वैल्यू ऑफ द यूनिट्स गुड्स सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ रिपोर्ट। और आपने हर 3 महीने में करना पड़ता है, मैक्सिमम 3 महीने है, 3 महीने के अंदर करना ही करना है। इससे पहले कर सकते हो तो वो भी कर दो। और अगला क्वेश्चन आता है कि अगला पॉइंट आता है कि आपने 3 महीने के ड्यूरेशन में जो जो बाइंग सेलिंग करी है वो सब आपको क्लाइंट को डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। कोई कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब डिविडेंड राइट बोनस, वो भी आपको बताना पड़ेगा। आपने क्लाइंट के लिए अलग से कोई कॉस्ट बियर करी है वो भी आपको बताना पड़ेगा। कोई कमीशन दी है वो भी आपको बताना पड़ेगा। कोई आपने रिस्क कोई ढूंढा है या आपको कोई रिस्क ऐसा मिला है तो वो भी आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा PM रिपोर्ट के अंदर। PM रिपोर्ट क्या आता है, डिस्क्लोजर रिपोर्ट। डिस्क्लोजर रिपोर्ट कुछ नहीं है। डिस्क्लोजर रिपोर्ट में जब प्रायर टू द एंट्रिंग ऑफ एग्रीमेंट टू द क्लाइंट ये सब डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। सर क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, पहला
फ़ीस का, सबसे पहले फ़ीस का क्वांटम, कैसे कैसे फ़ीस देनी है वो, आपकी रिस्क एपेटाइट, आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा किसमें, डिस्क्लोजर रिपोर्ट में। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मैंने बोल ही दिया। जनरल ऑब्लिगेशंस ऑफ पीएम। अब आता है पोर्टफोलियो मैनेजर की जनरल ऑब्लिगेशन, सॉरी, पोर्टफोलियो मैनेजर की जनरल ऑब्लिगेशंस क्या क्या है सर? अबाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट, फिड्यूसरी कैपेसिटी, और ये इसके अंदर दोनों चीज़ें हम बता सकते हैं खोल के कि डिस्क्रिशनरी कौन है, नॉन डिस्क्रिशनरी कौन है। पोर्टफोलियो मैनेजर एक सेपरेट सिक्योरिटीज़ रखेगा, अकाउंट सिक्योरिटीज़ जो क्लाइंट की, सेपरेट बैंक अकाउंट, सेपरेट अकाउंट में रखेगा, और जो फंड है, जो मनी आ रहा है वो सेपरेट बैंक अकाउंट में जाएगा। और जो भी ना पोर्टफोलियो मैनेजर अपनी औकात में काम करेगा, मतलब जो जो क्लाइंट की लिमिटेशन उन्हें प्लेस करी है उसके अंदर काम करेगा, पीरियोडिकली फाइलिंग करेगा। और पोर्टफोलियो मैनेजर क्लाइंट के नाम पे लैंडिंग नहीं कर सकता, क्लाइंट के नाम पे बोरिंग नहीं कर सकता, क्लाइंट के नाम पे कोई एनी अदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं कमा सकता। ये सब जनरल ऑब्लिगेशंस थी किसकी, पोर्टफोलियो मैनेजर्स। डन। अब आया हमारा, हाँ सॉरी, ये तो जो अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है तो आपकी नेटवर्थ 5 करोड़ होनी चाहिए, बस इतना ही था। और इसकी भी 2013 ही रेगुलेशन है। तो अब आया क्या, मर्चेंट बैंकर, इसकी रेगुलेशन है 1992। सर बेयर एक्ट में लिखा है मर्चेंट बैंकर मीन्स एनी पर्सन, बट इन एक्चुअल मर्चेंट बैंकर में कभी भी पर्सन नहीं हो सकता, मतलब हमेशा एक बॉडी कॉर्पोरेटिव होगी। इसकी भी कैपिटल 5 करोड़ होनी ही होनी चाहिए, ये भी मैंडेटरी है एक तरीके से। और मर्चेंट बैंकर कौन होता है? एक पर्सन है जो आपको इशू मैनेजमेंट की सर्विस देगा। इशू मैनेजमेंट में क्या, बाइंग, सेलिंग, सब्सक्राइबिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, एडवाइजरी और रेंडरिंग एडवाइस, ये सब आपका देगा इन्वेस्टमेंट मर्चेंट बैंकर। सॉरी, कौन होता है बता दिया, कैपिटल कितनी है वो बता दी, 5 करोड़। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मर्चेंट बैंकर की ड्यूरिंग आईपीओ, मर्चेंट बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग आईपीओ। सर ये ओवरऑल ट्रांजैक्शन को देखेगा, एग्जीक्यूट करेगा ट्रांजैक्शन, नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं सॉरी, नेविगेट करेगा ट्रांजैक्शन, और ओवरऑल ट्रांजैक्शन देखेगा, और ये कोऑर्डिनेट करेगा पर्सन्स को जो इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, लाइजनिंग विद सेबी, पीरियोडिकली फाइलिंग करेगा और ड्यू डिलिजेंस करेगा, ये सब करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग आईपीओ। जनरल ऑब्लिगेशंस क्या है किसकी, मर्चेंट बैंकर की, वही अबाइड बाय कोड ऑफ कंडक्ट, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यू डिलिजेंस, ये सब तो नॉर्मल है। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा 5 साल के लिए, इसका 5 साल है और पीएम का 8 साल है। और हाँ, इसको ना हाफ ईयरली अनऑडिटेड भी फाइल करनी पड़ती है विद सेबी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट। और ये कोई पी, और अगर ये मर्चेंट बैंकर अंडर राइटर भी एज अ काम कर सकता है। अंडर राइटर का काम करने के लिए अंडर राइटर एग्रीमेंट एंटर करना पड़ेगा विद कंपनी के साथ, और इसको इंश्योर करना पड़ेगा अंडर राइटर एग्रीमेंट में साइन तो कर रहा हूँ बट कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं कमाऊँगा, और पीरियोडिकली फाइलिंग करूँगा। बस यही सब था। लास्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा बुक लीडिंग मैनेजर। बुक लीडिंग मैनेजर कौन होता है? बुक लीडिंग मैनेजर होता है जो मतलब कंपनी के साथ मिलके उसको बताता है कि कब आपको आईपीओ लाना है, कब आपको ऑफर लाना है, क्या टाइम है, क्या लोकेशन है, क्या साइज़ होगा। और ये खुद विद टुगेदर लीगल काउंसिल एंड अदर प्रोफेशनल्स क्या करता है, प्रोस्पेक्टस बनाता है, ड्यू डिलिजेंस, सर्टिफिकेशन फाइलिंग, और सेलिंग शेयर होल्डर के लिए प्राइस डिसाइड करता है, एग्जिट प्राइस। और ये क्या करता है सर, ये क्या करता है, ये इन लोगों के साथ मिलकर एप्लीकेशन भी लगाता है लिस्टिंग की, किसके पास, ऑब्वियसली NSDL और CDSL, ओ सॉरी NSE और BSE के पास एप्लीकेशन फाइलिंग करवाता है। और ये क्या करता है, इन्हीं लोगों के साथ मिलके अपॉइंटमेंट करता है अदर प्रोफेशनल्स जो काम करते हैं आईपीओ में, और उन्हीं प्रोफेशनल का कोऑर्डिनेशन के साथ सिंडिकेट करवाता है। और एक लास्ट एंड नॉट लीस्ट, ये खुद भी कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, कंपनी के इन्वेस्टर एडवाइज़र, प्रमोटर, शेयर होल्डर, इन सब के साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है ड्यूरिंग आईपीओ वगैरह लाना होता है, ऑफर वगैरह लाना होता है। बस दैट इज था इस चैप्टर में। वो कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बात की, कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना मैंडेटरी है। कंपनी को जब भी कोई आईपीओ ला रही है, लिस्टेड कंपनी है, ऑब्वियसली लिस्टेड ही लाएगी तभी आईपीओ। और कंपनी सेक्रेटरी को इंश्योर करना है कि जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, मर्चेंट बैंकर जो काम कर रहे हैं अंदर कंपनी के, वो अपनी गाइडलाइंस पूरी कर रहे हैं। और कंपनी और CS अपना कोई भी रेफर ले सकता है, लॉ सिक्योरिटी से भी, सिक्योरिटी कंपनी, डिपॉजिटरी एक्सेट्रा, जितने भी सेबी में पड़े थे ना वो सारे नाम लिखती हो वो सब होगा। और ये अपना कोऑर्डिनेशन बनाएगा लॉयर के साथ, मर्चेंट बैंकर के साथ, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के साथ, प्रिंटर के साथ,
इन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलेगा। यही था इस चैप्टर में, छोटा सा चैप्टर था, 20 मिनट लग गए। बाय।